Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसका टाइटल है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट वन ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस जैसे टॉपिक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 देख रहे हैं। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस के बारे में। मतलब कि पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस के दबदबा के बारे में बात करेंगे। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन वॉज नॉट अ सरप्राइज। हम यह कह सकते हैं कि पहले चुनाव का परिणाम किसी आश्चर्य की बात नहीं थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन बिकॉज, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत की अपेक्षा पहले से ही थी, क्योंकि फर्स्ट इट वॉज द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि यह स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य पार्टी थी। सेकेंड, इट हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि इसका भारत भर में सबसे मजबूत संगठन था। जवाहरलाल नेहरू was the most popular leader and led the campaign across the country, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू सबसे लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने पूरे देश में चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। When results came, मतलब कि जब परिणाम आए, कांग्रेस won by a huge margin, 364 out of 489 seats in the first लोक सभा। हम यह कह सकते हैं कि तो कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। प्रथम लोकसभा में 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया was second but got only 16 सीट्स, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे केवल 16 सीटें मिली। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 31, जिसपे एक मैप बना हुआ है। चलिए इस मैप पर, इस पेज पर क्या लिखा है और यह मैप क्या दिखाना चाहता है उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस 1952 टू 1967 मैप, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में, मतलब कि कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1952 से लेके 1967 तक, और यह एक मैप के द्वारा शो किया गया है। तो मैप को हिंदी में कहते हैं मानचित्र। From 1952 to 1957, the Indian National Congress ruled most of the states in India. हम कह सकते हैं कि 1952 से लेकर 1967 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिकांश राज्यों पर, भारत के अधिकांश राज्यों पर शासन किया। मैप डिटेल्स, अब हम बात करेंगे मानचित्र विवरण के बारे में। First, states shown in yellow were ruled by Congress during this period. हम कह सकते हैं कि नक्शे में अधिकांश राज्य पीले रंग से दर्शाए गए हैं, जो इंगित करता है कि इन राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में थी। सेकंड, केरला was ruled by the Democratic Left Front from 1957 to 1959. हम कह सकते हैं कि केरला में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट ने 1957 से लेके 1959 तक शासन किया। थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर वॉज रूल्ड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम कह सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कांग्रेस का शासन था।
कांग्रेस वॉज द मेन रूलिंग पार्टी इन ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस लगभग पूरे देश में मुख्य शासक पार्टी थी। अब हम बात करेंगे लोकसभा सीट्स वॉन बाय कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस द्वारा जीती गई लोकसभा सीट के बारे में। फर्स्ट फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। हम कह सकते हैं कि पहला आम चुनाव जो कि 1952 में होता है। तो उस समय टोटल सीट्स हैं, मतलब कि कुल सीटें थी 489 और कांग्रेस वॉन 364 सीट्स। इट वॉज अ बिग मेजॉरिटी। हम कह सकते हैं कि 489 में से कांग्रेस ने जीती 364 सीटें, जो कि एक बिग मेजॉरिटी थी, मतलब कि एक बड़े बहुमत से उसने जीत हासिल की। सेकंड सेकंड जनरल इलेक्शन जो कि 1957 में होता है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं दूसरे आम चुनाव के बारे में, जो कि 1957 में हुआ। उस समय जो टोटल सीट्स हैं, मतलब जो कुल सीटें थी वो थी 494। उसमें से कांग्रेस वॉन 371 सीट्स, उसमें से कांग्रेस ने जीती 371 सीटें। थर्ड है थर्ड जनरल इलेक्शन जो कि 1962 में हुआ, मतलब कि तीसरा आम चुनाव जो कि 1962 में होता है। उस समय जो टोटल सीट्स हैं, मतलब कि कुल सीटें हैं वो है 494 और उसमें से कांग्रेस वॉन 361 सीट, मतलब कि कांग्रेस ने जीती 361 सीटें, 361 सीट्स। अब हम बात करेंगे अदर पार्टीज के बारे में, मतलब कि हम बात कर रहे हैं अन्य पार्टियों के बारे में। इन ऑल थ्री इलेक्शंस कांग्रेस वॉज मच अहेड ऑफ अदर पार्टीज। हम कह सकते हैं कि तीनों चुनावों में कांग्रेस अन्य पार्टियों से बहुत आगे थी। सेकंड, अदर पार्टीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ एटसेट्रा गॉट वेरी फ्यू सीट्स। हम यह कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ आदि जैसी अन्य पार्टियों को बहुत कम सीटें मिली। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 32। चलिए इस पेज पे चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। In Lok Sabha elections, Congress won big in almost all states except Travancore, Cochin, that was the part of Kerala, Madras and Odisha। तो हम कह सकते हैं कि इन लोकसभा इलेक्शन, मतलब कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने लगभग सभी राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की, सिवाय ट्रावेनकोर कोचिन जो कि केरला का हिस्सा था, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर। इवन इन दी स्टेट कांग्रेस लेटर फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब कि बाद में क्या होता है, यहाँ तक कि इन राज्यों में भी बाद में कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई। सो कांग्रेस रूल्ड एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल, मतलब कि इस प्रकार कांग्रेस ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शासन किया। जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, मतलब कि पहले आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। In second, in the second 1957 and third 1962 general elections, Congress continued its dominance by winning 3/4 of the seats। मतलब कि दूसरे 1957 और तीसरे 1962 आम चुनावों में कांग्रेस ने 3/4 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी प्रभुत्व बनाए रखा। Opposition parties could not even get 1/10 of seats compared to Congress, मतलब कि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की तुलना में 1/10वां भी सीट नहीं जीत सकी। In state elections, Congress also dominated, except in some cases like Kerala in 1957, where a communist party-led coalition formed the government। मतलब कि राज्य चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा था, सिवाय कुछ मामलों में, जैसे कि 1957 में केरल जहां एक कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व वाली गठबंधन ने सरकार बनाई। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस बिग विन was also due to the electoral system first past the post। हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की बड़ी जीत का श्रेय उसका मत तंत्र, मतलब कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को भी जाता है। In 1952,
Congress got 45% of votes but won 74% of seats. मतलब कि 1952 में कांग्रेस को 45% मतलब 45% वोट मिले, लेकिन 74% सीटें उसने जीत ली. The Socialist Party got less than 10% votes, so it won very few seats. सोशलिस्ट पार्टी को 10% से भी कम वोट मिले, इसलिए उसे बहुत कम सीटें मिली. Even if all non-Congress votes were added together, they were more than Congress. But these votes were divided among many parties. इसका मतलब हुआ कि अगर सभी गैर कांग्रेस मतलब नॉन कांग्रेस वोट एक साथ जोड़े जाएं तब भी तो वे कांग्रेस से ज़्यादा थे, लेकिन ये वोट कई पार्टियों में बटे हुए थे. This helped Congress win easily and stay ahead of everyone else. हम कह सकते हैं कि इससे कांग्रेस को आसानी से जीतने और सबसे आगे बने रहने में मदद मिली. अब हम बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1889 से लेके 1964, और ये इंफॉर्मेशन आपके इस पेज पर येलो बॉक्स में दिया हुआ है. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. शी वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी एंड अ फ्रीडम फाइटर. मतलब कि राजकुमारी अमृत कौर गांधी जी की अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी थी. शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला. मतलब कि वह कपूरथला के रॉयल परिवार से थी. हर मदर वॉज क्रिश्चियन, सो शी फॉलोड क्रिश्चियनिटी. मतलब कि उनकी माता ईसाई थी, इसलिए वह ईसाई धर्म का पालन करती थी. शी वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वह संविधान सभा की सदस्य थी. शी बिकेम द हेल्थ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट. मतलब कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने का पद संभाला. शी वर्कड एज हेल्थ मिनिस्टर टिल 1957. मतलब कि वह 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत रही. अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 33. चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है इसे समझने की कोशिश करते हैं. कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला. हम बात कर रहे हैं केरल में कम्युनिस्ट की जीत के बारे में. इन 1957 कांग्रेस लॉस्ट इन केरला फॉर द फर्स्ट टाइम. हम कह सकते हैं कि केरल में 1957 में कांग्रेस पहली बार हार गई. In the assembly elections of March 1957, the Communist Party won the most seats in Kerala. हम यह कह सकते हैं कि मार्च 1957 के विधानसभा चुनावों में वामपंथी पार्टी मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की. They got 60 out of 126 seats and support from 5 independent MLAs. मतलब कि उन्हें 126 में से 60 सीटें मिली और 5 स्वतंत्र विधायकों का समर्थन मिला. द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नंबूदरी-पद लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. हम यह कह सकते हैं कि राज्यपाल ने वामपंथी पार्टी के नेता EMS नंबूदरी-पद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. For the first time in the world, a communist government came to power through democratic elections. हम यह कह सकते हैं कि दुनिया में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई. अब हम बात करेंगे what happened after that. मतलब कि उसके बाद क्या हुआ. Congress did not like losing power and started a liberation struggle against the elected government. इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस को सत्ता खोना पसंद नहीं आया और उसने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मोचन संघर्ष या फिर हम कह सकते हैं लिबरेशन स्ट्रगल को और हिंदी में कह सकते हैं आज़ादी का संघर्ष शुरू कर दिया. The communists said they were improving the state with progressive policies, but some groups opposed them. इसका मतलब हुआ कि वामपंथियों का कहना था कि वे प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से राज्य में सुधार कर रहे हैं, लेकिन कुछ समूहों ने उनका विरोध किया. In 1959, the central government removed the communist government using Article 356 of the Constitution. मतलब कि 1959 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 मतलब 356 का इस्तेमाल करके कम्युनिस्ट सरकार को हटा दिया.
This decision was very controversial and is seen as an early example of misuse of emergency powers in India. हम ये कह सकते हैं कि यह निर्णय अत्यंत विवाद संपन्न था और इससे भारत में आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग का एक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 34। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। द सोशलिस्ट पार्टी स्टार्टेड फ्रॉम अ ग्रुप कॉल्ड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब CSP which was formed inside the Congress in 1934 by young leaders who wanted Congress to be more equal and radical। हम यह कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत एक समूह से हुई जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अर्थात CSP कहा जाता था, जिसे 1934 में कांग्रेस के भीतर उन युवा नेताओं द्वारा बनाया गया था जो कांग्रेस को अधिक समानतावादी और कट्टरपंथी बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। In 1948, Congress changed its rules and did not allow dual membership. So the Socialists formed a separate Socialist Party। हम यह कह सकते हैं कि 1948 में कांग्रेस ने अपने नियम बदल दिए और द्वैध सदस्यता अर्थात ड्वेल मेंबरशिप की अनुमति नहीं दी। इसलिए सोशलिस्टों ने कांग्रेस से अलग एक स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। The party did not do very well in elections and could win only a few seats in some states। मतलब कि पार्टी ने चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और कुछ राज्यों में ही कुछ सीटें ही जीत सकी। Socialists believed in democratic socialism which made them different from both Congress and communist। मतलब कि सोशलिस्ट लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते हैं जो उन्हें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से अलग बनाता था। They criticized Congress for helping rich people and landlords instead of workers and peasants। हम यह कह सकते हैं कि वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह मजदूरों और किसानों की बजाय अमीर लोगों और जमींदारों की मदद करती है। In 1955, Congress announced that it would also work for a socialist society। 1955 में मतलब 1955 में कांग्रेस ने घोषणा की कि वह भी एक समाजवादी समाज के लिए काम करेगी। This confused the socialists because now Congress seemed similar to them। मतलब कि इस वजह से सोशलिस्टों में भ्रम पैदा हो गया क्योंकि वह कांग्रेस उनसे मिलती जुलती लगने लगी। Leaders like Ram Manohar Lohia increased their criticism of Congress, while others like Ashok Mehta wanted some cooperation with Congress। हम यह कह सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना और तेज कर दी, जबकि अशोक मेहता जैसे अन्य नेताओं ने कांग्रेस के साथ कुछ सहयोग की इच्छा जताई। The Socialist Party later split into many smaller parties like तो हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी बाद में कई छोटी पार्टियों में विभाजित हो गई, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। फेमस लीडर्स इंक्लूडेड जयप्रकाश नारायण, अच्युत पतवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड SM जोशी। मतलब कि प्रसिद्ध नेताओं में जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अच्युत पतवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड SM जोशी जैसे लोग शामिल थे। Many present day parties like समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर केम फ्रॉम सोशलिस्ट पार्टी। मतलब कि बहुत सारी वर्तमान दिवस की पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी से आई हैं। अब हम बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1889 से लेके 1956। इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन इस पेज पर येलो बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। मतलब कि आचार्य नरेंद्र देव
वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। He was the first president of the Congress Socialist Party. वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। He was jailed many times during the freedom struggle. उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा। He was active in farmers movements. वे किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। He was a scholar of Buddhism. वे बौद्ध धर्म के विद्वान थे। After independence मतलब स्वतंत्रता के बाद he led the Socialist Party and later the प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो कंटेंट था आपको सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।